डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है उसका फोर्थ चैप्टर चल रहा था हमारा। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था उसका पहले तो बेसिक करवाया था कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर हमने सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आज दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले क्या करेंगे उसका बेसिक जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो बेसिक आने के बाद फिर जो क्वेश्चन है वो आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल जो सिस्टम होता है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी था कि 3D के अंदर एक्स वाई और जेड, ठीक है, हमारे पास तीन कर्व मिलेंगे। तीन कर्व कैसे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तीन कर्व, एक तो हमारे पास कर्व ये है, एक हमारे पास कर्व ये है, और एक हमारे पास कर्व ये है। ठीक है, तो तीन कर्व हैं, इनको यू वी और डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। तो यू वी डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। लेकिन जो ये एक्स वाई जेड हमारे पास जो थ्री डायरेक्शन आपको दे रखी हैं, ये तीनों डायरेक्शन, ठीक है, इन तीनों डायरेक्शंस को हम बोलते हैं E1 डायरेक्शन, ठीक है, E2 डायरेक्शन और E3 डायरेक्शन। तो ये तीन डायरेक्शन होती है आपके पास, E1 E2 E3। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें इनका यूनिट वेक्टर निकालना होता है। E1 E2 और E3 का यूनिट वेक्टर निकालना होता है। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो E1 का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो करली आर बाई करली यू आप लोगों ने निकालना सीखा था पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो करली आर बाई करली यू कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आर वेक्टर मान के चलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे एक बार यू के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। अब यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में अगर इनका डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम कैसे करते थे, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था। तो कर लिया आर बाई कर ली यू तो आपने निकाल लिया था। ठीक है, इसके बाद हमें इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड डिवाइड में करना है, कर ली आर बाई कर ली यू का मैग्नीट्यूड। ये आपका इवन वेक्टर, जैसे आपने प्लस टू के अंदर पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी वेक्टर दे रखा हो डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। E2 का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो यू के रिस्पेक्ट में था, E2 क्या है, E2 हमें, सॉरी ये u लेके चलना होगा हमें, u v और w, ठीक है, u v और w। E1 का तो हम कैसे निकालेंगे, कर ली u बाई कर ली r बाई कर ली u, यानी कि u के रिस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये E2 निकालने के लिए कर ली r बाई कर ली v डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, कर ली r बाई कर ली v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और E3 भी हम ऐसे ही निकालेंगे। E3 यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपके पास, कर ली r बाई कर ली w डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ कर ली r बाई कर ली w। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर हमें कैसे निकालने हैं ये आपको पता चल गया है। ठीक है, लेकिन हम इसको एच से भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास है कर ली आर बाई कर ली यू का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट है तो इसको H1 से मान लेंगे, तो E1 जो है वो आपके पास है 1 बाई H1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आपके पास कर ली आर बाई कर ली यू एच रहेगा। इसको भी हम E2 को भी 1 बाई इसको H2 मान लेंगे, और ये कर ली आर बाई कर ली V आ जाएगा। इसको E3 को भी हम कैसे लिखेंगे, फिर 1 बाई H3 हो जाएगा, और कर ली आर बाई कर ली W आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे कि H1 आपके पास क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कर ली आर बाई कर ली U, और H2 आपके पास है कर ली आर बाई कर ली V, और H3 आपके पास है कर ली आर बाई कर ली W का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इनको हम H1 H2 और H3 से डिनोट कर देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इन्हीं का यूज करना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर E1 E2 E3 इन्हीं का यूज करके चलना है। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा और आपको बेसिक बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि I और I की डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या आ जाती है 1। ठीक है, क्योंकि I क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगी
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही जे और जे की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो भी आपके पास 1 होती है, और के के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये भी आपके पास 1 होती है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि E1 के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। E2 के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपके पास 1। E3 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगी। अगर हम जैसे I की और J की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या आती है, 0। क्यों आ जाती थी, क्योंकि ये I भी कोई एक वेक्टर है, J भी आपके पास कोई एक वेक्टर है। ठीक है, जैसे मैं लेके चलता हूँ कि A कोई वेक्टर है आपके पास I + 0 J + 0 K। ठीक है, I एक वेक्टर है, और D भी आपके पास कोई मान के चलते हैं जैसे 0I + J और +0 K। ठीक है, अब अगर मैं A डॉट B निकालूंगा तो आपके पास क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि I और J की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 के इक्वल। ऐसे ही J की और K की डॉट प्रोडक्ट भी 0 होती है, और K की और I की डॉट प्रोडक्ट भी आपके पास 0 हो जाती है। तो इसी तरह E1 और E2 की डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो ये भी आपके पास 0 आएगी। E2 और E3 की डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये भी आपके पास 0। E3 और E1 की अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपके पास क्या होगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये बेसिक बातें हैं इसकी, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी थी। अगर हम इसका राइट हैंडेड ट्रायल सिस्टम देखें तो राइट हैंडेड ट्रायल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ भी जाए राइट हैंडेड ट्रायल सिस्टम के अंदर, तो मैं बता देता हूँ आपको कि E1 क्या होता है। E1 वेक्टर E2 और E3 का सम अगर हम कर देते हैं तो E1 वेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही E2 अगर वेक्टर निकालना है तो E3 का और E2 का अगर हम E1 का अगर हम सम कर देंगे तो E2 आ जाएगा। ऐसे ही E3 फाइंड करना है तो E3 फाइंड करने के लिए E1 और E2 का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अगर राइट हैंडेड ट्रायल सिस्टम की बात आ जाती है कहीं पर तो हम इसको अप्लाई कर देंगे वहां पर। ठीक है, अब अगर मैं इनका एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इनके परपेंडिकुलर ही होगा वो भी, तो ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, इसको मैं कैपिटल E1 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इस साइड लेके आएंगे पहले तो यहाँ पर ये कैपिटल E1 आ जाएगा आपके पास, ये E2 हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड भी अगर हम लेके चलेंगे तो ये E3 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल के अंदर इसको डिनोट करेंगे। तो अब E1 E2 E3 जो नॉर्मल हमने खींचा है, तो ये नॉर्मल हमने जो डाला है, तो इसकी क्या फॉर्म होती है, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो E1 फाइंड करने के लिए तो E1 आपके पास क्या होता है कि E1 आपके पास यूनिट वेक्टर की यानी कि इसकी डायरेक्शन में जो हमने जो कराव था, ठीक है, जो कराव हमने लिया है उसकी डायरेक्शन में अगर हम कोई नॉर्मल ड्रा कर देते हैं तो उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है इसी की डायरेक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं डेल यू बाई डेल यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और E2 को भी हमें डेल वी बाई डेल वी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और E3 को हम लिखते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं इनकी, ये आपको पता होनी चाहिए सारी, क्योंकि इनका यूज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जो डायरेक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखी है उनको हम E1 E2 E3 से डिनोट करते हैं, और उनका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जैसे ये है मैग्नीट्यूड के अंदर, तो इसको H से डिनोट कर देंगे, H1 H2 H3 से। ठीक है, तो फिर हमारे पास फॉर्म क्या हो जाएगी। और फिर अगर हमें जैसे ये +2 के अंदर भी हमने पढ़ रखा है कि I की और I की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, J की ये भी, यानी कि ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही जो आपके पास ये E1 E2 E3 जो यूनिट वेक्टर आए हैं ये भी यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, और ये भी यूनिट वेक्टर थे, तो इसलिए हम इनको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये तो I के साथ ही, अगर अलग अलग करते हैं कि I की J के साथ, J की K के साथ, K की I के साथ, तो उनकी जो मल्टीप्लाई है डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अगर राइट हैंडेड ट्रायल सॉल्यूशन की बात आएगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। अदरवाइज हमें जो इनके नॉर्मल अभी जब हम ड्रा करेंगे कराओ के, अगर नॉर्मल कोई भी वैल्यू कोई भी
अगर हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं तो उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं इसकी डायरेक्शन के अंदर, तो आपके पास वो क्या होता है, डेल यू बाई डेल यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और E3 डेल डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही हम E2 ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी बेसिक बातें, मैं थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ आपको। अब बात करते हैं कि अगर हमें E1 यानी कि इसका और इसका हमें रिलेशन फाइंड करना हो, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ डेल के साथ अगर हमें E1 E2 E3 का रिलेशन डेल के साथ फाइंड करना है तो क्या रिलेशन होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो इनका रिलेशन क्या होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। देखो कि अगर हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किस किस का, E1 का, E2 का और E3 का, किसके साथ है, डेल U डेल V और डेल W के साथ। तो इनका रिलेशन क्या होगा आपस में, ये थ्योरम भी दे रखी है आपको, ठीक है, या तो आप उसमें से देख लेना, मैं यहाँ पर आपको इसका रिलेशन बता देता हूँ। अगर आपको ये भी हो कि सर मुझे थ्योरम भी करनी है तो कमेंट में आप बता देना, एक लेक्चर जो है थ्योरम इसके ऊपर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वो आप कमेंट करके बता देना। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी हमें करने हैं, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इनका रिलेशन इनके साथ होता क्या है, ठीक है। यानी कि इसका रिलेशन अगर हम E1 के साथ करेंगे तो डेल के साथ करेंगे तो डेल के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, तो डेल यू की वैल्यू अगर हमें E1 के साथ फाइंड करनी होती है तो डेल यू की वैल्यू E1 के साथ क्या आएगी आपके पास, डेल यू इज इक्वल टू E1 बाई H1, ठीक है। अब H1 क्या है आपको पता है, ये H1 की वैल्यू है, तो E1 बाई H1 अगर हम कर देंगे तो डेल U की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर डेल V की वैल्यू फाइंड करनी है तो E2 बाई H2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें डेल W की वैल्यू फाइंड करनी है तो E3 बाई H3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका आपस में रिलेशन होता है कि इन्हीं के ऊपर जो है हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन केवल इसी के ऊपर दे रखे आपको, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि डेल होता क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और सेकंड क्वेश्चन को, इस रिजल्ट को हम अलग से लिख लेंगे क्योंकि इसका यूज हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि डेल यू की वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो डेल यू होता है आपके पास E1 बाई H1, ठीक है। H1 की वैल्यू आपको पता होगी, E1 हम कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। और डेल V की वैल्यू होती है E2 बाई H2 और डेल E3 की वैल्यू, डेल W की वैल्यू होती है E3 बाई H3, ठीक है। तो हम इनका यूज कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है, क्या बोल रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि प्रूव दैट E1 इज इक्वल टू, शो करो कि E1 इज इक्वल टू H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W, ठीक है। ये हमें शो करके दिखाना है with similar expression for E1 and E3 where U, V, W are orthogonal coordinate, यानी कि U, V, W क्या है, orthogonal coordinate है। तो orthogonal है तो ये क्या है, U, V, W आपस में perpendicular है, तो perpendicular है तो देखो इसको कैसे शो करेंगे। आपको पता है ये रिजल्ट क्या होता है, यानी कि इनका रिलेशन आपस में क्या होता है, तो इनका यूज करेंगे हम। जैसे अगर मैं E1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ तो H1 क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। E2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो H2 इसके मल्टीप्लाई में, तो मैं E1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ कि E1 आपके पास क्या आएगा, H1 को मैं इस साइड लेके आता हूँ तो H1 डेल U आ जाएगा, ठीक है। और E2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो E2 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से फाइंड करूंगा तो H2 और डेल V, ठीक है, H2 डेल V। और E3 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, H3 डेल W। अब हमें फाइंड क्या करना है कि U और W की मल्टीप्लाई करनी है, तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास डेल V की वैल्यू भी है और डेल W की वैल्यू भी है, तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डेल U V की और क्रॉस करनी है डेल W के साथ,
तो इनको क्रॉस के अंदर लिख लेंगे हम। तो क्रॉस के अंदर लिखेंगे तो E2 डिवाइड बाई H2 और क्रॉस के अंदर E3 डिवाइड बाई H3। ठीक है, अब देखो अगर मैं E2 क्रॉस E3 कर देता हूं तो आपके पास क्या आएगा, और H2 क्रॉस H3। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास। तो इसके लिए देखो E2 और E3 क्या है, दो यूनिट वेक्टर हैं। अगर मैं I और J की क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो किसके इक्वल आएगी, या J की K के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो किसके इक्वल आएगी, K की I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो किसके इक्वल आएगी। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो कि E2 की और E3 की मल्टीप्लाई करने पर ही क्या आएगा हमारे पास। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम जब भी करते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर दो I J K डेटरमिनेंट का यूज करते हैं। पहले इसके कोफिशिएंट जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इसको मैं I प्लस 0 J प्लस 0 K लिख सकता हूँ, तो ये 1 0 0 आ जाएगा। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे तो 0 1 0 आ जाएगा आपके पास। अब अगर मैं I के नॉन एक्सपेंड करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा आपके पास, ये भी और ये भी, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0। ठीक है, प्लस अब इसकी माइनस जे के लोन चलेंगे तो माइनस जे के लोन एक्सपेंड करते हैं, ये कैंसिल, तो ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के लोन एक्सपेंड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से के बच जाएगा आपके पास। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं E2 की E3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो E1 आएगा आपके पास, और E3 की E1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 आ जाएगा, और E1 की E2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E3 आ जाएगा। तो यहां से मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिख सकता हूं, E1 लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसको देखो, ये आपके पास है H1 और H2 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता था। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हम H1 को किसे डिनोट करते थे, करली U करली R बाई करली U का मैग्नीट्यूड से, यानी कि मैग्नीट्यूड जब भी हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी, उसके अंदर वेक्टर तो हमारे पास होगा नहीं, I J K के अंदर तो होगी नहीं, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आपके पास मिलेगी, और कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उन दोनों की मल्टीप्लाई होके, यानी कि मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें H2 और H3 की वैल्यू तो पता नहीं, अगर 2 3 होती तो 6 हम उनकी मल्टीप्लाई लिख देते, तो आप मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास है, इनकी मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ये वैल्यू जो है डेल V क्रॉस डेल W इज इक्वल टू E1 बाई H2 और H3। ठीक है, अगर मैं H2 H3 को इस साइड लेके आऊंगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो H2 H3 और डेल U डेल V क्रॉस डेल W इज इक्वल टू E1। तो E1 यही वैल्यू आप लोगों को शो करके दिखानी थी, लेकिन आगे बोल क्या था कि हमें ऐसे ही इसी एक्सप्रेशन को E2 और E3 के अंदर भी शो करके दिखाना है। तो E2 और E3 के अंदर भी शो करके दिखाएंगे तो E2 कब आएगा हमारे पास, यहाँ E2 कब आएगा, जब आपके पास जब यहाँ E3 और E1 होगा। तो E3 और E1 के लिए हम ऐसे ही करेंगे तो कि E3 और E1 की हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब की बार में डेल U की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं डेल W के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, E1 क्रॉस E3 डिवाइड बाई H1 क्रॉस H3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो अभी बताया था मैंने क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, और डिवाइड बाई ये H1 और H3 हो जाएगा। अब इसको भी मैं इस साइड लेके आऊंगा तो E2 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, यानी कि H1 और H3 डेल U क्रॉस डेल W इज इक्वल टू E2। ठीक है, ऐसे ही हम E3 भी फाइंड कर सकते हैं। E3 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर E3 कब आएगा, जब E2 और E3 लेके आने के लिए E1 और E2 की मल्टीप्लाई होगी, तो E1 और E2 की, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास E3 आएगा। तो डेल U क्रॉस डेल V, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E1 की क्रॉस E2 के साथ डिवाइड बाई H1 और H2,
ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल यू क्रॉस डेल वी इज इक्वल टू, ये आपके पास E3 हो जाएगा, तो E3 डिवाइड बाई, इसको हम H1 और H2 लिख सकते हैं। अब इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो आपके पास E3 की वैल्यू भी आ जाएगी, तो H1 और H2 और यहाँ पर डेल यू क्रॉस डेल वी, ठीक है। तो ये आपके पास E3 की वैल्यू आ जाएगी, और यही आप लोगों को शो करने के लिए बोला था, तीनों वैल्यू फाइंड करने के लिए 1, 2 और 3, तो तीनों वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का बेसिक क्या है, तो मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का बेसिक क्या है आपके पास है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद लेक्चर को शेयर कर देना ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए और व्यू थोड़े ज़्यादा आ जाए, तो लेक्चर डालने में आसानी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यू होंगे उतने ज़्यादा हम लेक्चर डालेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो u इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और v इज इक्वल टू y प्लस 3 और w इज इक्वल टू z माइनस 2, ये दे रखा है, बोल रखा है शो दैट u v w आर ऑर्थोगोनल शो करना है। तो पिछले लेक्चर के अंदर तो मैंने ऑर्थोगोनल शो करना सिखाया था आपको कि कैसे ऑर्थोगोनल शो करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाए थे, फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन दोनों ऑर्थोगोनल के ऊपर ही थे। तो ऑर्थोगोनल कैसे शो करना है, फिर हमें फाइंड करना है डी एस स्क्वायर, आल्सो फाइंड h1 h2 h3, h1 h2 h3 भी फाइंड करना है इसके अंदर। तो देखो पहले तो हम इसको ऑर्थोगोनल शो करेंगे, उसके बाद डी एस स्क्वायर भी फाइंड करेंगे और h1 h2 h3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल शो करने के लिए करली आर वाई करली यू डॉट करली आर वाई करली वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 के इक्वल लेके आना हमें, और करली आर वाई करली वी डॉट करली आर वाई करली डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, करली आर वाई करली डब्ल्यू और करली आर वाई करली यू इज इक्वल टू 0। अगर हम ये 0 के इक्वल लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ऑर्थोगोनल शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम आर वेक्टर मान के चलते हैं कि आर आपके पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। आर वेक्टर आपके पास ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, अगर x, y और z की वैल्यू आपके पास हो u, v, w के अंदर, तो फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे u के और v के w के रिस्पेक्ट में। तो x, y और z की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, और 3 को इस साइड लेके आएंगे तो u माइनस का 2 इज इक्वल टू x के, तो x की वैल्यू तो आप लोगों के पास ये आ जाएगी। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास v माइनस 3 आ जाएगा, और w की वैल्यू, z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास w प्लस का 2 आ जाएगा। अब x, y और z की वैल्यू आप लोगों के पास है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो r की क्या आ जाएगी वैल्यू, r इज इक्वल टू x की जगह पर u माइनस 2 बाई 3 i हो जाएगा, प्लस y की जगह पर v माइनस 3 j हो जाएगा, प्लस z की जगह पर w प्लस 2 k हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका डेरिवेटिव निकालना है u के, v के और w के रिस्पेक्ट में। तो हम r का डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले u के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो u के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। तो 1/3, 3 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम एज इट लिखेंगे, 1/3 को तो एज इट, और इसका डेरिवेटिव 1 और ये 0, तो i भी हमारे साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर u है ही नहीं तो ये 0, ये भी 0, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं कर ली आर वाई कर ली v फाइंड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई j के साथ करेंगे तो j हो जाएगा। ऐसे ही कर ली आर वाई कर ली w फाइंड करेंगे तो आपके पास k आ जाएगा। अब करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कर ली आर वाई कर ली u डॉट कर ली आर वाई कर ली v, तो 1/3 i इंटू j, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि i और j की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाती है, मैंने समझाया भी था, तो 0 के इक्वल, और 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूंगा तो 0 आ जाएगी। ऐसे ही कर ली आर वाई कर ली v डॉट कर ली आर वाई कर ली w, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है आपके पास j और इसकी वैल्यू आपके पास k, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कर ली आर वाई कर ली w डॉट कर ली आर वाई कर ली u,
तो इनकी वैल्यू है, ये तो k है और ये 1/3 i इंटू के, तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल है तो फिर हमें फाइंड करना है डी एस स्क्वायर। तो देखो डी एस स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डी एस स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें एक बात का पता होना चाहिए, क्या कि डी एस स्क्वायर फाइंड करना है तो डी आर की और डी आर की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस स्क्वायर आ जाएगा। अब डी आर क्या होता है, करली आर का तो आपको पता है, डी आर क्या होता है, डी आर होता है आपके पास करली आर बाई करली यू इंटू डी यू, ठीक है, और प्लस करली आर बाई करली वी इंटू डी वी, और प्लस करली आर बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये आपके पास डी आर की वैल्यू होती है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे अभी आपने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, इसकी वैल्यू फाइंड की थी, इसकी वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर उनकी आपस में क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इनको देखो कैसे फाइंड करेंगे, अभी आप लोगों ने निकाली थी, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि करली आर बाई करली यू जो आपके पास आया था वो 1/3 आया था, 1/3 i, और करली आर बाई करली वी की वैल्यू अगर हमने फाइंड की थी तो वो आपके पास 1 यानी कि जे आई थी। करली आर बाई करली डब्ल्यू की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की थी के, ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपके पास आई थी, तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो डी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो 1/3 i इंटू डी यू प्लस ये आ जाएगा जे डी वी प्लस के डी डब्ल्यू, ठीक है, तो ये आपके पास डी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, इसी की डॉट इसी के साथ करनी है, तो डी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू 1/3 i डी यू प्लस 1 जे डी यू डी वी प्लस के डी डब्ल्यू, इसकी डॉट हम 1/3 i डी यू प्लस जे डी वी प्लस के डी डब्ल्यू। अब अगर डॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो हम कैसे करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 1/3 की अगर मैं 1/3 के साथ करूंगा तो 1/9 हो जाएगा, तो आई की आई के साथ करेंगे तो आई क्या होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करेंगे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और डी यू की डी यू के साथ तो डी यू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो डी यू यहाँ पे है यानी कि आई और जे है, आई और जे की डॉट करनी है तो क्या होगी 0, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 और इसकी इसके साथ करेंगे तो भी 0 आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही अगर मैं इसके इसके साथ करूंगा तो 0, इसकी इसके साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगी जे और जे तो 1 हो जाएगा, तो डी वी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, डी वी का स्क्वायर प्लस ये आपके पास के तो 1 हो जाएगा और डी डब्ल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास डी एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो डी एस स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, डी एस स्क्वायर तो डी एस स्क्वायर की वैल्यू होती है h1 डी यू का स्क्वायर प्लस h2 डी वी का स्क्वायर प्लस h3 डी डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर होती है। तो ये वैल्यू आप लोगों ने निकाली है। अब जो ये वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, ये h1 की है, तो h1 की वैल्यू आप लोगों के पास 1/9 है, h2 की वैल्यू, h2 इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं हम तो 1 है, और h3 की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ भी 1 लिख सकते हैं तो 1 आ जाएगी, ठीक है, पता चलिए आप यही वैल्यू हमें फाइंड भी करनी थी। तो ये थे आपके दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था। जो 5th और 6th क्वेश्चन है 5वां और 6ठा क्वेश्चन है, इनके लिए भी मैं आपको इनका बेसिक बताऊंगा, और आगे के लिए तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का बेसिक भी बताना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम 5वां और 6ठा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर जो है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का बेसिक बता के फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, पता चलेगा तो इनको कैसे सोल्व करना है। तो ये था आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।